नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईपीसी और सीआरपीसी के बहुविकल्पी ऐसे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें शामिल है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। और इन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। यानी इन सब प्रश्नों को अगर एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो परीक्षा हाल में हो सकता है कि आप बिना कंफ्यूज हुए आप सही उत्तर तक पहुंच जाएं। तो ये इस सीरीज का अंतिम और 7वां वीडियो केवल आईपीसी और सीआरपीसी के लिए। और अगर इससे पहले के आप वीडियो नहीं देखें 6 तो उसे देख लेंगे तो आईपीसी और सीआरपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप परिचित हो जाएंगे। और इसमें सभी मोस्ट वांटेड प्रश्न है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के लिए, और मजेदार ट्रिकी अप्रोच के साथ हम इन्हें देखेंगे। वैसे इस आईपीसी और सीआरपीसी पर मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बनाया है जो कि बिल्कुल ट्रिकी तरीके से सारे प्रश्नों को याद कराया गया है। और उसके साथ साथ इन 7 वीडियो में जो भी पीडीएफ इस्तेमाल किया गया प्रश्न उत्तर सहित वो भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण, राज्य सरकार जो है पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो ही मैं प्रश्न लाऊं तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए एकदम आराम से, गंभीरता से, और उत्तर जो भी आपको समझ में आए उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तभी आप पूरे वीडियो का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और अपलोड होने में भी ज्यादा मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि गांव में नेटवर्क बहुत स्लो रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य तथा जिला स्तर पर। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा, दंड प्रक्रिया संहिता की यानी सीआरपीसी की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा किसको, तो सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। यानी कुल मिला के कोई भी लंबा प्रश्न उसका मुख्य शब्द याद रखिए। जैसे इसमें मुख्य शब्द है सैन्य बल सुरक्षा, गिरफ्तारी सुरक्षा। सैन्य बलों को गिरफ्तारी सुरक्षा किस धारा में है, तो आपको याद रखना है 45 का मैंने हर अंक का कोड बनाया है। आप पिछले वीडियो में भी देखिएगा 45 का कोड है 45 दो अक्षर से हम लोग कोड बनाते 45, तो पैता से कुछ नहीं बन रहा है। यानी हम इसे कह देंगे कोई तोतला व्यक्ति अगर बोलेगा पैसा तो वो पैसा को पैसा बोलेगा, पैता बोलेगा, यानी पैसा। 45 का कोड है 45 पैसा। तो सोचिए सैन्य बलों के सदस्यों को पैसे से गिरफ्तारी से सुरक्षित किया गया है ताकि उन्हें पैसा प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा उन्हें कोई दिक्कत ना हो। गिरफ्तारी से सुरक्षा, पैसे से सुरक्षा, कुछ इस तरीके से आप जोड़ने की कोशिश करिएगा। आंसर हो जाएगा बी। और जहां जहां 45 आएगा वहां हमारा कोड पैसा ही रहेगा ताकि हमें अंक याद हो सके, क्योंकि अंक जल्दी याद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, बिना वारंट की गिरफ्तारी करने के बाद, बिना वारंट के, देखिए लिखा है बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है। तो यह बहुत ही चर्चित जनमानस का प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए पुलिस अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पास रख सकती है, तो 24 घंटे तक। और इसमें यात्रा का जो समय होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के, ये तो प्रश्न हो चुका है, आंसर है अच्छा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। किस परिस्थिति में, पिछला था तो कितने समय के लिए, तो 24 घंटे के लिए। इसमें प्रश्न दूसरा है, तो गिरफ्तार कर सकेगा किस स्थिति में, तो जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, यानी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित हो
तो भी बिना आदेश के मजिस्ट्रेट के वो गिरफ्तार कर सकता है। अब तीसरा लिखा है, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधि पूर्वक कर्तव्यों को निष्पादन में बाधा, यानी पुलिस के कार्य में बाधा डाले, बाधा शब्द याद रखिएगा। यानी क्या क्या हो गया, पुलिस की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है तब गिरफ्तार कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा अपराधी घोषित है तो, या सरकार के यानी पुलिस के कार्य में बाधा डालता है तो, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। देखिए आंसर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट, 154 याद रखिएगा, धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर जो है रिपोर्ट संबंधित है, तो इसमें याद रखिएगा क्या हो जाएगा, केवल संज्ञेय अपराध, केवल संज्ञेय अपराध हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए बहुत ही आसान है इसको याद करना। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो ही आएगा एफआईआर, तो एफआईआर किस पर आप करेंगे, एफआईआर किस पर करेंगे, जीव जंतुओं पर तो करेंगे नहीं, कुत्ते बिल्ली पर तो करेंगे नहीं, यानी जिस पर भी करेंगे वो कोई ना कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि सजीव वस्तु होगा, यानी कोई ना कोई संज्ञा होगा। संज्ञा सर्वनाम आप हिंदी में पढ़े होंगे, संज्ञा या किसी के नाम को कहा जाता है, यानी किसी नाम के व्यक्ति पर करेंगे। तो इससे आप याद रखिएगा संज्ञेय का कोड संज्ञा, यानी एफआईआर किससे संबंधित है, तो संज्ञा से संबंधित है, केवल संज्ञा, केवल संज्ञा, यानी आंसर हो गया बी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, तो आप 2H कहिए या 2J, तो अगर हिंदी में याद करना है तो 2J से, तो 2 तो ठीक है, ज को तो हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है, ज से क्या होता है तो जहाज, यानी मेरा कोड है, ये मेरा कोड है ज से जहाज। जैसे मैंने बताया था 45 का कोड पैसा है, उसी तरह से ज से जहाज, ताकि हम लोग इसको रिलेट कर सके, जोड़ सके ज से, कि ज आएगा तो क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा अन्वेषण। दो में कंफ्यूजन हो सकता है कि जांच की अन्वेषण, क्योंकि दोनों शब्द कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो यहां पे याद रखिए जो जहाज है, ज से जहाज, जहाज का जांच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जांच एक छोटी सी चीज है, अन्वेषण यानी कोई बड़ी चीज, तो जहाज का पूरा पूरा अन्वेषण किया जा रहा है। मेरी बात को याद रखिएगा, ये जहाज का अन्वेषण यानी कि जो ही आ जाए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है, 2J में क्या है, बस इतना 2J को रटना है। 2J में क्या है तो अन्वेषण, बस इतना ही 2 शब्द याद रखना है। अन्वेषण किस में है तो उल्टा भी याद रखिएगा, 2J में अन्वेषण किसका किया गया था तो जहाज का, तो याद आ जाएगा 2J। 2J में क्या है तो ज से जहाज, जहाज में क्या है हुआ था तो अन्वेषण। जांच तो छोटी चीज है, जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो जांच और अन्वेषण में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको मेरी बात ये वहां पर याद आ जाएगी कि जांच छोटी चीज है, जहाज बड़ी है इसलिए उसका अन्वेषण हो रहा है, जांच नहीं हो रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन लेखबद्ध किया जाए, लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं, बस इतना ही मेन शब्द है। अन्वेषण के दौरान लेखबद्ध, अगर लेखबद्ध किया गया तो हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। किस धारा में है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो 162 है, तो 62 का कोड हमने बताया था, आप रफ पे चाहे तो अंक के सीध में ऐसे लिखते जाएंगे तो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। 62 का कोड है बॉस, बॉस जो किसी के बॉस, आप जानते ही होंगे बॉस, ये मेरे बॉस हैं, तो बॉस का मतलब यानी कि हस्ताक्षरित नहीं करेंगे। आप रटने के लिए सोच लीजिएगा कि एक बॉस जो होते हैं वो अपने अधीनस्थ के सामने हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बॉस जो है हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हस्ताक्षर नहीं करने वाली बात किस में है तो एक बॉस, विकल्प जब आएगा तो सबसे आप कोड निकालेंगे तो याद आ जाएगा बॉस, यानी कि बॉस कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, मुहर मार देंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आंसर हो गया बी। अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय है, संज्ञेय जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में उल्लिखित प्रावधान से होता है। तो किसके द्वारा होता है तो संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती, ये दोनों ही किसमें है तो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में है, CRPC में है।
सीआरपीसी में है, तो याद रखिएगा। ये मोटी मोटी बातों के लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ बातें आपको इतना तो पता रहना ही चाहिए फंडा के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 देखिए, जैसे 2 ज आया था तो जहाज में क्या था, जहाज का अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण वाला किस में है, तो 2 ज में है। उसी तरह से अब आपको रखना है ग से क्या होता है, बचपन में पढ़ाया जाता है ग से गमला। गमला का मतलब ये जिसमें फूल पौधे लगते हैं, गमला। 2 ग में, 2 से ग में गमला, हमेशा के लिए ये कोड है, ये नहीं कि बस इसी प्रश्न के लिए, जब भी ग आए तो ग से गमला। तो इसमें क्या है, तो गमला, गमला क्या किया गया था, संज्ञेय अपराध के लिए है कि जमानती अपराध के लिए, तो हमारा आंसर हो जाता है इसमें विकल्प सी। तो बस यही याद रखना है कि गमला जो है हमेशा जो है, गमला जो ये गमला है इसमें कुछ ना कुछ पौधा ही होगा, तो ये गमला हमेशा सन के प्रकाश में ही रहता है। संज्ञेय का अभी तो मैंने बताया था एक संज्ञा है, तो ये भी सोच लीजिए कोई संज्ञा है तो बिना सूर्य के प्रकाश के वो जिंदा नहीं रह सकता है, संज्ञा। या ये भी सोच सकते हैं सन के प्रकाश में ही गमला रखा जाता है। या ये भी अगर संज्ञा हमने कोड बनाया है तो ये भी सोच सकते हैं कोई भी संज्ञा हो, राम श्याम सोहन मोहन, तो सबके लिए सन जरूरी है। तो गमला कहाँ रखा गया है, तो सन के प्रकाश में। यानी आपको याद विकल्प देगा 2 ग 2 ख 2 घ, तो आपको याद करना पड़ेगा संज्ञेय अपराध किसमें है, तो संज्ञेय अपराध 2 ग में है, ग से गमला। गमला जो है वो संज्ञेय अपराध में है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। कह रहा है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। बिल्कुल सही है। किसी संज्ञा को, बस रटिए, किसी संज्ञा को पकड़ना है तो पुलिस अधिकारी को वारंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो संज्ञा है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, तो ये भी सही है। तो यानी कि उपयुक्त दोनों कथन सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में, अगर दिख ना रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को है। यानी कहना चाह रहा है, अगर दिख ना रहा हो तो, संज्ञेय अगर अपराध होने वाला है तो पुलिस रोक सकती है। मेन शब्द यही है, पुलिस रोक सकती है। ये किस में कहा गया है, यानी कि संज्ञेय अपराध अगर होने वाला है तो उसको पुलिस रोक सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में संज्ञेय अपराध को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार है। यानी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी, यानी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। किस धारा में है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए 151। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। देखिए बस इतना याद रखिएगा, पसीना, और कुछ रटना ही नहीं। पसीना, तो पसीना रहे या आपके शरीर का कहीं का बाल रहे या कुछ भी रहे, शरीर का अंग का कुछ भी रहे, तो वो डीएनए जांच में आता है। आंसर हो गया बी। ये सब जीके के प्रश्न हैं। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त अ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति की यानी कन्फेशन किया। संस्वीकृति यानी कि उसने स्वीकार किया, अपना अपराध कबूल कर लिया। तो साक्ष्य अधिनियम 1872, ये डेट याद रखिएगा, साक्ष्य अधिनियम 1872 है। किस धारा के अनुसार यह संस्कृति उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। यानी कि कह रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त और ने मजिस्ट्रेट, यानी अगर मजिस्ट्रेट के सामने आप कन्फेशन कर लिए, अपना अपराध स्वीकार कर लिए, तो इसको आपके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। किस धारा में ऐसा कहा गया है, यही बस आपको इसमें बताना है। तो अगर ट्रिक से याद करेंगे वैसे तो इसका आंसर ए है 26। अब इसको ट्रिकी तरीके से कैसे याद करें, बस इतना ही शब्द है, संस्वीकृति या कन्फेशन आप रख लीजिए। संस्वीकृति यानी कि अपने अपराध को कबूलना। किसने कबूला था, तो 26 का बस कोड आपको पता रहेगा तो आप बता देंगे 26। तो 2 अक्षर से क्या बन रहा है, 6B। तो सोचिएगा छवि नाम की कोई लड़की जो है उसने अपना अपराध मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया है। बस इतनी ही बात याद रखिएगा।
मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कन्फेशन किसने स्वीकार किया? तो छवि नाम की लड़की ने। छवि नाम की लड़की ने क्या किया? मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। तो दोनों तरफ से आदर किया, क्योंकि प्रश्न उल्टा सीधा करके पूछ सकता है। तो 26 में क्या है? तो आपको याद आएगा, छवि ने अपराध स्वीकार किया था, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने संस्वीकृति है, कन्फेशन है। कन्फेशन किसमें है? तो कन्फेशन किसने किया था? तो छवि ने किया था। दोनों ही तरफ से आप प्रश्न को उत्तर को प्रश्न बना के याद करिए, आंसर हो जाएगा ये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो कितने साल की सजा दे सकता है? तो 7 साल। देखिए, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था भी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल का, और इससे ऊपर का यानी कि सहायक सेशन न्यायाधीश जो है वो 10 साल का। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 7 साल का। और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट रहेगा तो वो 3 साल तक की, और द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट रहेगा तो वो 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, सबके अलग अलग अधिकार। देखिए, सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट 3 वर्ष, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है। इसमें प्रश्न में हमारा आंसर हो जाता है ए। पैतृकता का निर्धारण किसके द्वारा संभव है? तो पैतृकता का निर्धारण फिर से वही हमारा प्रश्न हो जाएगा आंसर, डीएनए जांच द्वारा। आंसर हो गया बी। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? फिर आ गया डीएनए पर प्रश्न। डीएनए क्या सिद्ध करता है? तो अपराधी की आकृति, अपराधी की संभावित लंबाई नहीं, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। जैविक साक्ष्यों से, जैविक यानी बाल, शरीर का कोई तत्व, पसीना, ये सब कुछ। आंसर हो गया सी। उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये सीआरपीसी और आईपीसी की वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आगे भी और भी जो मूल विधि की तथ्य बचे हुए हैं, मूल विधि के टॉपिक बचे हुए हैं, उस पर भी मैं ट्रिकी वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप वीडियो देखकर चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो मैं यूपीएससी के लिए समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।